ये ट्रैश किड एक राजा का बेटा और एक शक्तिशाली मेज का वारिस होने के बावजूद जीरो टैलेंट रखता था। 8 साल की उम्र में वो मुश्किल से मैजिक का एक दाना निकाल पाता था। दूसरी ओर उसका भाई बातें करते हुए आसानी से फायरबॉल्स बना सकता था। वो अक्सर एस्टर द्वारा हमला किया जाता था, फिर भी लड़के ने कभी पलटवार नहीं किया। वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागता था। एस्टर क्राउन प्रिंस बनने के लिए अड़ा हुआ था। राजा ने ये सब देखा और हालांकि उन्हें बुरा लगा, उन्होंने बीच में न आने का फैसला किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और वो सब। इसके बजाय उन्होंने उन दोनों को पढ़ाने के लिए महान मेज लार्डी को बुलाया। ये वो व्यक्ति था जो एक ही स्पेल से पहाड़ को मिटा सकता था। एस्टर इसके पूरी तरह खिलाफ था। अपनी छाती फुलाकर लेसन्स लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वो जन्मजात प्रतिभाशाली है। सैन हालांकि वास्तव में बैठ गया और बुनियादी बातें सीखी, मैजिक के पीछे का पूरा सिद्धांत। तब भी उसका भाई उसे हर मौके पर अपमानित करता रहा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया और सच में उसके लिए समय बस उड़ गया। 6 महीने बाद और वहां वे राजा के सामने खड़े थे। अगला वारिस तय करने के लिए सेरेमोनियल ड्यूल शुरू होने वाला था। एस्टर ने अपनी पूरी ताकत से शुरुआत की। पहली ही हिट में नॉकआउट के लिए जा रहा था। जहां श्रेय देना चाहिए वहां देना होगा। उस बच्चे में वास्तव में कुछ कौशल था। लपटों ने सोलिन को सेकंडों में निगल लिया। एस्टर के दिमाग में कमजोर लोग कमजोर ही रहते हैं जब तक कि वे जीनियस पैदा ना हो, लेकिन हमारा वारिस आग से पूरी तरह अछूता बाहर निकला। इसने बच्चे को आग बबूला कर दिया, इसलिए उसने फायरबॉल्स की बौछार कर दी। उसने सब कुछ एक साथ फेंक दिया, लेकिन सोलिन बस लापरवाही से उसके पास चलकर गया और फिर उसने उस कष्टप्रद बच्चे के चेहरे पर एक मैसिव पंच जड़ दिया। घूसा इतना सुंदर था कि एस्टर बिना थके ही सो गया। युद्ध समाप्त हो गया। सोलिन नया क्राउन प्रिंस है। ये सब महान मेज की ट्रेनिंग की बदौलत है। राजा ने खुद शाही सेप्टर सौंपने के लिए कदम आगे बढ़ाया और सोलिन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। एस्टर ईर्ष्या से हरा होकर ये सब देख रहा था और उसका चेहरा अभी भी बदसूरत है। LOL। परिणाम से रोमांचित राजा ने एक बड़े जश्न का आदेश दिया। उनका असफल बेटा इतनी कम उम्र में एक पावर हाउस मेज बन गया था। हर कोई जयकार कर रहा था, लेकिन महल में वो रात अजीब होने वाली थी। एक गाढ़ा धुआं अंदर आया और सोलन सहित सभी को सुला दिया, जिसका सेप्टर उसके सपने देखते समय चोरी हो गया। अचानक लड़का जाग जाता है। धमाके मैजिक टावर के सामने के हिस्से को हिला रहे थे। वो जितनी जल्दी हो सके वहां दौड़ा। एक रहस्यमयी मेज टावर के भीतर था। प्राचीन किंग सोलोमन की सील्ड बुक के सामने खड़ा था। सील टूटने से कुछ सेकंड दूर था और प्रोटैगनिस्ट उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे इसे नहीं छूना चाहिए। फिर वो पागल आदमी अपना हुड हटाता है, कहते हुए कि सेप्टर के साथ भी कोई भी तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वे किंग सोलोमन के वंशज ना हो। सोलेन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसका प्रोफेसर था, जो कहता है कि यदि संभव हो तो वो इसे शांति से करना चाहेगा। बेचारे MC को अभी भी समझना है कि क्या हो रहा है। वो पूछ रहा है कि उसका मास्टर इस जगह पर क्यों है। वो तब कहता है कि शुरुआत से ही यही उसका लक्ष्य रहा है, लेकिन युवा लड़का अभी भी अपने प्रोफेसर की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो व्यक्ति जंजीरों से बंधी किताब को देखते हुए पूछता है कि क्या MC जानता है कि ये क्या है। वो किंग सोलोमन द्वारा बनाई गई बुक ऑफ सील्स है और ये इस दुनिया की सारी बुराई को सील करती है। सोलन कहता है कि अगर वो ये सब जानता है तो उसे इसे नहीं छूना चाहिए, और प्रोफेसर कहता है कि ये जगह बुराई से भरी है, पूछते हुए कि वो इसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन लड़के के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। लेस्टार्ट पूछता है कि क्या तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता जब तक ये देश शांति में है, क्योंकि वो नहीं कर सकता इस तरह की किसी चीज को माफ करना। युद्ध और अन्याय से भरी इस दुनिया के कारण वो एक बार फिर मैलिस नाम के डीमन को बाहर निकालेगा। कहीं से भी किताब से एक काली रोशनी निकलने लगती है और फिर MC धीरे धीरे अपनी चेतना खो देता है। लेस्टार्ट माफी मांगता है क्योंकि उसके साथ बिताए दिन आनंददायक थे। इसमें मैजिक के लिए प्रतिभा और एक न्यायपूर्ण हृदय है और वो निश्चित रूप से एक महान राजा बनेगा। हालांकि दुनिया को उसकी सोच के तरीके से शांति नहीं मिलेगी और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तभी किताब की वे पागल जंजीरें टूट जाती हैं। सोलन अपने टीचर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि किताब पहले ही सील से बाहर आ चुकी थी। अपने सभी पन्नों को दिखाते हुए ये अचानक टीचर को खाना शुरू कर देती है और उस काली आभा के साथ पूरे टावर को घेर लेती है। जल्द ही एक आवाज कहती है कि आखिरकार ये पल आ गया है, क्योंकि उसने लंबे समय तक इंतजार किया है। आखिरकार उन्हें इस सब का पूरा फायदा उठाना चाहिए।
कुछ समय बाद हमारा लड़का टावर में बंधा हुआ जागता है, जबकि शहर पूरी तरह से आग की लपटों में है। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। और उसी समय उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। एक ज्वलंत राक्षस उसके पास था और सोलन पूछता है कि वहां कौन था। उस प्राणी का रूप प्रकट होता है, ये पूछते हुए कि क्या वो उसे नहीं पहचानता, और सिर्फ इस छोटे से बदलाव के कारण उसे न जानना काफी दुखद है। एमसी उस आदमी को देखता रहता है, उसे अपने टीचर के साथ समानता दिखाई देती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वही था जिसने राजधानी में ये सारी तबाही मचाई। शहर में एक परिवार इस गड़बड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये किसी भी चीज के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजधानी के शूरवीर की कांप रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में राक्षसों की भारी संख्या थी। कप्तान उन्हें घबराने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि सैनिकों को हर कीमत पर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। कहीं से भी जमीन हिलने लगती है और एक्स्ट्राज नीचे गिरने लगते हैं। बाकी मेजेस निराशा में सब कुछ देख रहे थे। आखिरकार उनके साथी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और अचानक एक स्लग अपने साथियों के ऊपर रेंगते हुए दिखाई देता है। वे बेचारी आत्माएं पहले से ही उस प्राणी का नाश्ता बन चुकी थीं। इस बीच शूरवीरों में से एक चुपचाप देखता है और फिर स्लग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसके चेहरे पर एक घूसा पड़ता है। जाहिर है उस जगह पर कुछ स्टोन गोलेम्स भी थे। राजधानी में बड़ी संख्या में अजीब राक्षस मौजूद हैं और सैनिकों के पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। नागरिकों की तो बात ही छोड़िए, जो सबसे पहले खत्म हुए। बेचारा एमसी के पास दूर से सब कुछ देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसका पूरा साम्राज्य धीरे धीरे खो रहा था। डीमन के रूप में उसके टीचर ने अपने शिष्य को देखते हुए पूछा कि क्या ये आंसू दुख के हैं या गुस्से के। ये बिल्कुल वही भावना है जो इस शरीर के मालिक के पास थी, और ऐसा लगता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को इसका अनुभव करने की चेतावनी दी थी। आखिरकार शरीर का मालिक उन सभी से नफरत करता था, लेकिन फिर सोलन इस सब को स्वीकार करने से मना कर देता है। डीमन कहता है कि इस अराजक दुनिया में केवल उन्हें शांति से रहते देखना असहनीय रूप से गंदा और नीच लगा होगा। जाहिर है उसे किसी बात की परवाह नहीं है, हालांकि ये भावना शानदार है। तब सोलन कहता है कि ये उसका टीचर नहीं है, ये पूछते हुए कि वो वास्तव में कौन है। राक्षस मुस्कुराता है और अपना रूप प्रकट करते हुए कहता है कि वो एक डीमन है, जिससे बेचारा एमसी और भी हिल जाता है। कहीं से भी उसे तेज सिरदर्द होने लगता है। डीमन कहता है कि ये दर्द वही सील है जो कभी शाही परिवार द्वारा लगाई गई थी, और उसी ने उन्हें डीमन बना दिया। उनके बहुत अस्तित्व को इस दुनिया ने भुला दिया था, क्योंकि राक्षसों को मिटाने का यही एकमात्र तरीका था। हालांकि लड़का अभी भी फंसा हुआ था और बेहद चिढ़ा हुआ था। डीमन उसे बधाई देता है और कहता है कि उसने सब कुछ सुरक्षित रूप से याद कर लिया। वो एक बुरा व्यक्ति भी है, और सोलोमन के वंशजों ने आखिरकार अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, ये पूछते हुए कि इस मिशन के अंत को अपने हाथों से अनुभव करना कैसा लगता है, और अगर ये दर्दनाक होता है तो आखिरकार ये सब अविश्वसनीय है और इस दुनिया में डीमन मौजूद हैं। उसी समय आसपास सब कुछ कांपने लगता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो आदमी कहता है कि समय आ गया है, और ऐसा लगता है कि वो भी उसका अभिवादन करना चाहता है। आग का एक विशाल प्राणी टावर के पास आता है। लेस्टर कहता है कि इस राक्षस का नाम एनवी है, और वे कहते हैं कि प्रिंस सोलोमन के कई नाम थे। फिर वो प्राणी हंसने लगता है और कहता है कि भले ही उसने उसे हराकर प्रिंस बन गया, ये दयनीय है। फिर ये पता चलता है कि ये वास्तव में उसका बेचारा भाई है, और सोलन हैरान होकर पूछता है कि वो इस रूप में क्यों है। एस्टर कहता है कि उसके पास अपने प्रिय भाई के लिए एक उपहार है, और हमारा लड़का उस दृश्य को देखकर चौंक जाता है, अपने परिवार के साथ बिताए सभी पलों को याद करता है, और एस्टर कहता है कि जो उसके जैसे ट्रैश को चुनता है वो उसका पिता नहीं हो सकता। उसी क्षण प्रोटैगनिस्ट आग बबूला हो जाता है। जंजीरों से मुक्त होने में सफल होकर वो उस राक्षसी रूप में अपने भाई पर झपटता है। वो लड़के पर वार करता है, लेकिन एस्टर के लिए ये सब बेकार है। जाहिर तौर पर वो बच्चा सोलन से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था और उसे आसानी से दूर फेंक देता है। लड़का घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, और सबसे बुरी बात यह है कि वो वापस खड़ा होता है और पहले वाला वो स्लग उसके पीछे दिखाई देता है। किसी तरह वो उसकी ताकत सोख रहा था और लड़का बेहोश होकर गिर जाता है। बाकी प्राणी उसे ऊपर से देखते हैं, उसके इतना कमजोर होने का मजाक उड़ाते हैं। उस लड़ाई में वो कुछ नहीं कर सका और केवल वही देखा जो लेस्टर ने किया, लेकिन फिर भी वो अब उसका पूर्व टीचर नहीं रहा। इसके तुरंत बाद उसका भाई हंसने लगता है, कहते हुए कि उसने वो सब कुछ चुरा लिया है जो सोलन चाहता था। उसके लिए बची एकमात्र चीज सब कुछ खोने की निराशा में डूबने की क्षमता है। इसीलिए उसे एक बार और हमेशा के लिए मरना होगा और एमसी पर अपना हमला जारी रखता है। वो अपना बचाव करने की कोशिश
करता है लेकिन काफी चोटें खाता है। लैरेट सब कुछ देखते हुए कहता है कि ये सोलोमन के शाही वंश का अंत है। ये वास्तव में वहां एक चरम पर पहुंच गया था और उसी समय टावर चमकने लगता है। डीमन बगल में देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वहां से धुआं निकलता है। लेस्टार्ट सोचता है कि कब से महान टावर की नींव में इतनी बड़ी मात्रा में कागज थे। ये मानते हुए कि ये एक ग्रिमवार हो सकता है, वो एक बार फिर टावर की ओर बढ़ता है और जाहिर है डीमन इतनी आसानी से इसकी अनुमति नहीं देगा। और वही एस्टर के साथ होता है जो हमारे नायक को उस स्थान पर प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करता है। उसी समय एक विस्फोट होता है और टावर का मलबा पूरी राजधानी में गिर जाता है। और सबसे बुरी बात यह थी कि ये प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसे एक भूमिगत जगह पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा ये तथ्य भी है कि वो बहुत घायल है। चेतना खोने से पहले हमारे नायक को कोई कहता हुआ सुनाई देता है कि सील टूट गई है। डीमंस मानवीय इच्छा के अवतार के अलावा कुछ नहीं है और उन्हें मिटाने का एकमात्र तरीका उन्हें सील करना है, वरना मानवता नष्ट हो जाएगी। उसी सटीक क्षण में सोलन सोलोमन के राज्य का एकमात्र जीवित वारिस है, जो पूछ रहा है कि क्या वो राक्षसों का विरोध करेगा या वो हार मान लेगा और वहीं मर जाएगा। ग्रिमोर एमसी के सामने है, जो कहता है कि वो लड़ेगा और उन सभी राक्षसों को हराएगा जो उसके सामने आएंगे। फिर छोटी किताब कहती है, ये महान शब्द है और वो उसे अपनी पूरी शक्ति प्रदान करेगी, एक नया शरीर और वे रास्ते जो उसके पूर्वजों ने इन प्राणियों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए थे। ये सब उस लड़के का होगा और उसे अकेले ही ये बोझ उठाना होगा। आखिरकार वो सोलोमन का असली वारिस है और वो छोटा राष्ट्र जिसके पास केवल एक क्षेत्र था, सन्नाटे में नष्ट हो गया। इसकी राजधानी अजीब अफवाहों से त्रस्त थी और इसे छोड़ दिया गया था और केवल समय बीतता रहा। मलबे के बीच से एक अज्ञात रोशनी निकलती है और ऐसा लगता है कि उस जगह में कोई है। कहीं से भी एक नग्न आदमी चारों ओर देखते हुए उठता है। अपने कपड़े पहनकर वो उस जगह पर जो हुआ उसे समझने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे सब कुछ याद है। उसी क्षण पहले वाली वो किताब दिखाई देती है, कहते हुए कि इतने समय बाद वो जानना चाहती है कि बाहर की दुनिया कैसी है। हमारा नायक एक शब्द भी कहे बिना ध्यान से देखता है। आखिरकार वो पूरी जगह पहले ही नष्ट हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद वो कहता है कि अब कुछ नहीं बचा है। किताब कहती है कि उसके जैसे बच्चे के लिए शायद वो छोटा देश ही उसकी पूरी दुनिया थी और उस स्थिति में एक बहुत बड़ी दुनिया होनी चाहिए। आखिरकार वो पहले से ही अपना एक नया संस्करण बन चुका है। और ये सुनकर सोलन किताब पर झुक जाता है, कहते हुए कि वो राक्षसों को मारने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। ग्रिमोर हैरान होकर देखती है और फिर बगल में देखती है, पूछते हुए कि वो क्या है, और सोलन जानना चाहता है कि क्या अभी भी कोई जीवित प्राणी है, क्योंकि उस स्थान पर एक मौजूदगी थी और जाहिर तौर पर पुरानी राजधानी के खंडहरों के बीच आगे एक डीमन की थी। वहां एक लड़की थी, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसी समय एक डीमन दिखाई देता है। बेचारी बच्ची किसी भी तरह भागने की कोशिश कर रही थी और सोलन ऊपर से स्थिति को देखता है। ग्रिमोर कहता है कि वो हमला कर रहा था, पूछ रहा था कि क्या ये किसी तरह की परी, फेरी जैसा दिखता है। इसके अलावा वो जानना चाहता है कि वे इसके बारे में क्या करेंगे। हमारा लड़का काफी चिढ़ा हुआ लग रहा था और जल्द ही वो उस राक्षस की ओर कूद पड़ता है। हालांकि ये देखकर परी उसे रुकने के लिए कहती है और फिर प्रोटैगनिस्ट से टकराती है। उसे उस तरह कूदने के लिए नहीं कहती, उसे एक बेवकूफ़ कहती है। ग्रिमोर भी वहां दिखाई देता है, कहते हुए कि उसमें इतनी छोटी होने के बावजूद हिम्मत है। बदले में परी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एक किताब बस खुद से बात कर रही थी। ग्रिमोर इस गड़बड़ी को बंद करने के लिए कहता है, पूछते हुए कि क्या वो वर्तमान स्थिति भूल गई है। आखिरकार एक डीमन उनका पीछा कर रहा था और समय बर्बाद किए बिना सोलन परी को पकड़ता है, उसके साथ भागता है, जबकि वो राक्षस उन पर हमला करता है। स्थिति को देखते हुए ग्रिमोर कहता है कि इसके रूप से देखते हुए ये स्पष्ट रूप से ग्लटेनी का डीमन था, या शायद ग्रीड का। इस बीच परी बहुत चिड़ी हुई थी, कह रही थी कि उन दोनों की वजह से वो समय पर भाग नहीं सकी। हालांकि सोलन कहता है कि उस प्राणी पर हमला करने के लिए अपनी जंजीरों का उपयोग करते हुए भागने की कोई जरूरत नहीं है। हैरान होकर परी को आखिरकार एहसास होता है कि हमारा नायक वास्तव में एक जादूगर है और उसकी क्षमताएं बुरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी भागने का समय है। हालांकि सोलन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और किताब उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो अभी भी अपने माना को नियंत्रित नहीं कर सकता। जाहिर है हमारा नायक अब कुछ भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके मन में उन प्राणियों के लिए बहुत नफरत थी। उस प्राणी के पास एक बार फिर पहुंचकर उसने वार की बौछार कर दी, जब तक कि उसने आखिरकार उसे हरा नहीं दिया। बच्चा वास्तव में प्रभावशाली है और कम समय में बहुत बड़ा हो गया है। किताब हमारे नायक को बेवकूफ़ कहती है और कहती है कि वो बहुत आगे निकल गया है। परी हमारे नायक को देखती है, जो अब जमीन पर पड़े एक मरे हुए राक्षस के ऊपर खड़ा है, और पूछ रही है कि वो वास्तव में कौन है। लड़का अविश्वसनीय है और उसने पहले कभी किसी को इस तरह अकेले डीमन पर हावी होते नहीं देखा।
अगले दृश्य में एमसी एक घर में प्रवेश करता है और जाहिर है वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने जो कुछ भी देखा था उस पर गुस्सा आ रहा था। परी कहती है कि ये बेकार है क्योंकि ये जगह लंबे समय से खंडहर में है और कचरे के अलावा कुछ नहीं है और मूल्यवान कुछ भी बहुत पहले ले लिया गया था। इसके अलावा इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ग्रिमोर कहता है कि बिल्कुल यही बात है क्योंकि अशिष्ट होना अस्वीकार्य है। परी कहती है कि वो सही है क्योंकि वो अजीब चीज़ भी सहमत हो रही थी। ये सुनकर किताब चिढ़ जाती है और पूछती है कि उसके अजीब होने से उसका क्या मतलब है। तब परी पूछती है कि वो क्या है, जिस पर वो उत्तर देता है कि वो राक्षसों के शब्दकोश में किंग सोलोमन द्वारा बनाई गई किताब है और उसका नाम डेमोनिक पीडिया है। हालांकि परी के लिए वो सिर्फ एक डरावनी किताब है और बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि नाम भी अजीब तरह से अजीब है। उसे बुलाने के लिए एक नाम भी ढूंढना होगा और फिर सोलेन उस स्क्रोल को पीडिया बुलाने के लिए कहता है। इसके साथ परी खुश है कि सोलेन ने जवाब दिया है। उसका नाम पूछ रही है, जिस पर वो उत्तर देती है कि उसने भी अपना परिचय नहीं दिया है। लड़की कहती है कि वो सही है क्योंकि उसका नाम फेजी है। उसी समय वो अपने बैकपैक से कुछ चीजें निकालती है और कहती है कि वो वास्तव में एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है। किताब हैरान होकर कहती है कि ये एक शक्तिशाली फॉर्मूले वाला मैजिक टूल है जो अंतरिक्ष को मोड़ने में सक्षम है और उसके पास वास्तव में वहाँ कुछ दिलचस्प है। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है, कहती है कि उसने ये सब खुद ही ढूंढ लिया है। सोलिन कुछ खाने को देखने लगता है और जाहिर तौर पर बच्चा भूखा था। फेत्सी इसे नोटिस करती है, कहती है कि चूंकि उसने उसे बचाया है वो उसे एक डिस्काउंट देगी और भुगतान सिर्फ उसका नाम होगा। बिना किसी अन्य विकल्प के हमारा लड़का आखिरकार खुलासा करता है कि उसका नाम सोलन है। चेहरे पर मुस्कान के साथ परी कहती है कि उससे मिलकर खुशी हुई। समय फिर बीतता है और रात होने के साथ दोनों आग के पास बैठकर बात कर रहे थे। परी कहती है कि खंडहर धूल से भरे हुए हैं क्योंकि बाहर की हवा बहुत ताज़ा है। इस बीच फेत्जी खाना बना रही थी और किताब पूछती है कि क्या वो ऐसा कुछ बना सकती है, जिस पर वो जवाब देती है कि स्क्रॉल प्रभावित हुआ है। हालांकि उसे ये बातचीत बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उसने खाना तैयार कर लिया है। सोलेन उस ब्रेड को हैरानी से देखता है और उसे खाने पर उसे एहसास होता है कि ये वास्तव में बहुत अच्छी है। फेत्जी पूछती है कि क्या उसे ये पसंद आया और निश्चित रूप से उसे पसंद आया क्योंकि बच्चा एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं रुकता। विषय बदलते हुए ग्रिम वॉरियर कहता है कि उस स्थान को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लंबे समय से खंडहर में है। हैरान होकर परी सवाल करती है कि क्या वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता और वो वास्तव में काफ़ी अजीब है। आखिरकार लगभग 10 साल हो गए हैं और हर किसी को अचानक डीमन शब्द याद आ गया। फिर वे हर जगह दिखाई देने लगे जैसे कि वे कोई प्लेग हों। संक्षेप में कहें तो ये पूरी तरह से अराजकता है और शहरों और राष्ट्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और ये जगह उनमें से एक थी और किसी को ठीक से नहीं पता कि ये कब हुआ। ये सुनकर किताब कहती है कि वो समझ गई, जो कुछ भी पहले हुआ था वो बस विस्मृति में समा गया था, अतीत की बस एक छोटी सी याद बनकर रह गया था। हालांकि प्रोटैगनिस्ट अपने अतीत को स्पष्ट रूप से याद करता है। तब ग्रिम वॉरियर कहता है कि उसने सोलन को राक्षसों के खिलाफ लड़ना सिखाया था, लेकिन उसने अभी जो किया वो अलग था और इन प्राणियों के खिलाफ लड़ने का ये तरीका नहीं है। ये सुनकर सोलन स्क्रॉल को बस चुप रहने के लिए कहता है। हालांकि ग्रिम वॉरियर के लिए अगर ये इस तरह जारी रहा तो वो निश्चित रूप से नहीं जीतेगा। हमारा नायक चुप रहता है लेकिन उसी समय उसे एक शोर सुनाई देता है। उन्हें जल्दी से स्थिति का एहसास होता है और ग्रिम वॉरियर कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। आखिरकार इस जगह पर एक और डीमन था। सोलन चुप्पी में देखता है जबकि वो छोटी परी पहले ही सो चुकी थी। उसके सामने का डीमन एक ऐसे इंसान को खाने का इरादा रखता था जो अभी भी होश में था। हमारा नायक नोटिस करता है कि वो आदमी अभी भी जीवित है और जल्द ही वो अपनी बेटी के लिए भीख मांगना शुरू कर देता है।